हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडुप परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सही करने का टारगेट आपका 50 क्वेश्चनों में से 33 प्रश्न रहने वाला है। तो जैसा कि आरपीएफ कांस्टेबल का डेट अनाउंस हो चुकी है, फाइनल कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम शुरू होगा 2 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में। तो भाई 2025 का फरवरी महीना 28 दिनों का होने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए आज 1 फरवरी हो चुका है, तो फरवरी केवल 28 दिनों को होगा। तो आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से शुरू होगा, 20 मार्च के बीच समाप्त होने वाला है। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 में सबसे अधिक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से रहने वाला है, प्लस साथ ही 35 क्वेश्चन मैथ की भी रहेंगे, प्लस आपका 35 क्वेश्चन रीजनिंग। टोटल साथ ही 120 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है। तो आज से साथ ही हम लोग 2 मार्च को टारगेट बनाकर जीके जीएस में 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट लेकर चलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आरपीएफ एग्जाम ओरिएंटेशन होगा, जैसा आपके पिछले वर्षों में आरपीएफ में सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल सेम साथ ही उसी के पैटर्न पर इस बार भी हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। यदि आपने साथ ही रेलवे का 2024 का पेपर देखा होगा, प्लस आप रेलवे का कोई भी एग्जाम पिछले वर्ष में जो हुआ था, सवाल किस लेवल के पूछे गए थे, बिल्कुल सेम 2024 में भी उसी के पैटर्न पे सवाल पूछा गया था। तो इसका मतलब आरपीएफ में जो भी सवाल आएंगे बिल्कुल पिछले वर्षों के आधारित पे ही आने वाले हैं। ओके दोस्त, तो डेली क्लास हम आपको सुबह 8 बजे प्रोवाइड करेंगे और 11:30 AM पे आरआरबी ग्रुप डी की, और शाम को 7 PM पे रीजनिंग क्लास लगातार। और साथ ही प्लस और रेलवे के आप कोई भी एग्जाम तैयारी करेंगे ना, तो आपको करीबन साथ ही 8 बजे साइंस के एक मतलब की टॉपिक वाइज हम क्लास आपको आज से प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो अब यहाँ से बिल्कुल भी क्लास में बातें नहीं होगी, बिल्कुल हम लोग प्रश्न पे फोकस करेंगे अच्छी तरीके से, एक एक क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग और याद करते चलेंगे। ओके, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष हटा सकते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया। तो किस राजवंशों ने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया था। तो चालुक्य वंशों ने दिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो भाई जो आपका टिंडल प्रभाव है, ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो अनुमानित समिति को बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, लास्ट में आपका 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर बन रहा है दोस्त, जरूर बताइएगा कि आप 33 प्रश्न कट ऑफ के ऊपर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। देखिए बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, नेल्सन है नहीं, डॉल्फिन किक है नहीं, ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है साथी शब्द है, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जा सकता है। जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे दोस्त वृद्धि कहा जा सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये भाई आपके 2017 के पेपर के सवाल है। देखिए कैसे कैसे लैंग्वेज टाइप के सवाल पूछे गए थे, देखिएगा ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। तो देखिए न्यूटन के जो दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद, जैसे कि आपका दोस्त सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। सामग्री और त्वरण से हटा दिया था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है। भाई देखिए जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है, भारतीय किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। ध्वनि की गुणवत्ता इसके किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की गुणवत्ता
इसके फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित की जाती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्त, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भाई गोपाल था। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही गोपाल था या धर्मपाल था, बताएं आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्त 11, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो भाई अधिकांश जो मूल्यवान खिलाड़ी होते हैं ना, उनका MVP शब्द से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो साथ ही जो मिलिंद पन्हा पाठ है ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? बताइए दोस्त, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले थे? तो भारत में जब खोजने आया था भाई वास्को डी गामा, तो इसे साथ ही नए समुद्र मिले थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बताइए, हैंडबॉल के जो खेल होता है इस खेल क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो साथ ही याद रखिए कोर्ट बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो भाई पशुपति किस काल से मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखिए हड़प्पा संस्कृति से। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो इनमें से एक हवादार बीमारी कौन है? शासन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। क्या दोस्त, सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र को संयोजक कौन होता है? बताइए, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र को संयोजक कौन होता है उस टाइम? तो भाई लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मरियप्पन थंगवेले थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका किस में विभाजित किया जाता है? तो विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को दो समान में विभाजित किया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भाई भरत मुनि जी हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अंतर परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौन सा अंतर परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताएंगे राइट आंसर। तो सर जी गृह मंत्रालय आता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो आपका सहकारी मतलब कि गृह मंत्रालय के इसमें वर्तमान में कौन है? गृह मंत्रालय कौन है? गृह मंत्री कौन है इसमें वर्तमान? बताइए राइट आंसर कमेंट बॉक्स से फटाफट बताइए। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसके हाथ में है? राइट आंसर बताइए। सहकारिता मंत्री किसके हाथ में, गृह मंत्री किसके हाथ में? दोनों का राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23, थालघाट मुंबई और किसको जोड़ता है? जो साथी थालघाट है ये मुंबई और किसको जोड़ता है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे भाई, समझ रहे होंगे आप लोग। बिल्कुल ये आपका 2017 के पेपर के सवाल है, ये कहीं से इधर से प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर के सवाल नहीं भाई, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के सवाल लिया गया है ये, याद रखिए दोस्त। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है। देखिए क्रिकेट विश्व कप से संबंधित कौन सा नहीं है भाई, ईरानी कप तो है, रणजी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, लेकिन भाई जो कलिंग कप है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। पुरुषों में कौन सा सेक्स जीन मौजूद है। भाई सेक्स जीन कौन कौन मौजूद होते हैं पुरुषों में, तो XY होते हैं। ठीक, ऑप्शन सी का हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। तो कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था। साथ ही बिल्कुल सेम ऐसा ऑप्शन दिया गया था, इसके विपरीत किया गया था भाई, इसके विपरीत किया गया था। याद रखिए कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, तो इसके विपरीत किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं कैसे कैसे ऑप्शन दे रहे हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो भारत की आकस्मिक निधि तो अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो भाई आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो जो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है और टारगेट 2 मार्च को बनाया है। तो ओके देखिए, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन से द्वीप हैं। नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन से द्वीप स्थित है। तो भाई याद रखिए अफ्रीका द्वीप स्थित है नाइजर और जिम्बाब्वे में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था। भाई अंतिम मौर्य राजा कौन था। भाई लास्ट में तो बृहद था ना, बृहद था लास्ट में, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं था, तो आप ग्रेटर को भी लगा सकते हैं, जो कि आपके पिछले आरपीएफ ने इसे ही राइट आंसर माना था भाई। ग्रेटर बिल्कुल सेम दिया था, लेकिन बृहद है ना अंतिम मौर्य राजा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदरगाह है। कौन एक नदी बंदरगाह है। भाई कैसे लिखा था, अगले बार कैसे लिखा था, कौन एक नदी बंदर है। तो दोस्त कोलकाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है। तो किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है दोस्त, बताइए आप लोग। तो बिहार राज्य में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोला जाता है। तो दोस्त आवाज़ बोला जाता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है। तो कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है, बताएंगे सभी साथी। अंटार्कटिका, आर्टिका, हिंदी या आपका अटलांटिक। तो दोस्त अटलांटिक है, अंटार्कटिका नहीं है, आर्कटिक नहीं है, हिंद नहीं है, अटलांटिक है, जो कि सबसे लंबी तटरेखा महासागर में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है दोस्त। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन आता है। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्त कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथी। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। बताइए दोस्त कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है। तो मेरे भाई
तराई क्षेत्र है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तराई एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है साथी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। वृक्षासन युग में क्या स्थिति दिखाता है? भाई वृक्षासन युग में क्या स्थिति दिखाता है? तो भाई पेड़ ही दिखाएगा, वृक्ष ही दिखाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दुलु कुनिथा ये किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? दुलु कुनिथा किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है? तो दोस्त कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, देखिए दोस्त कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। टारगेट हम लोग सभी 2 मार्च बना लिए हैं और आप भी बना लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका 10 फरवरी या 12 फरवरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्यूज करेंगे एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से। जैसे हमने आरआरबी ग्रुप डी का एक मतलब कि ग्रुप बना रहे हैं, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मिल के तैयारी करेंगे, आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि आपके पेपर में बनेंगे, एग्जाम ओरिएंटेशन जैसा होगा। ओके दोस्त, तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो दोस्त ये आपका 1993 में स्थापित हुआ था। 1993, डी ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भाई भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी? तो 2005 यानी 2005 में स्टार्ट हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? किस ईसा पूर्व में आक्रमण किया था? तो भाई 17 बार किया था, ईसा पूर्व 326 में किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है? तो दोस्त किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है, बताएंगे आप लोग? तो विनियोग विधेयक के, क्या सती विनियोग विधेयक से। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है, बताइए। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या, तो दोस्त प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। किसकी कुल संख्या होती है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या में? तो भाई प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। अनाज जमा मुख्य रूप से किस में लगाए जाते हैं? अनाज जमा मुख्य रूप से आपको मालूम होगा तो सर जी केसर में लगाए जाते हैं। भाई केसर में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग कंफ्यूज हो गए, आप सोच रहे होंगे गेहूं में लगाए जाते हैं, नहीं साथी, जो अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? सबसे करीब तारा कौन सा है भाई? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है शायद, बिल्कुल ठीक। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंटूरी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्त, भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो भाई संघीय रूप से प्रशासित विधि के। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्त पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्त 50। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? बताइए, ये सवाल देखिए कैसे पूछ लिया भाई। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक प्रभुत्व हो जाएगा। ये ऑप्शन दोस्त आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आज की इस प्रैक्टिस सेट पहले में हमने टोटल जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो अब बताइए दोस्त कि आपका कितना स्कोर बना, आपको कैसे ये सेशन लगा, एक बार जरूर बताइएगा। क्या लगातार क्लासें हमें ऐसे लगातार करनी चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए? तो एक बार अपना फीडबैक जरूर बताइए। ओके दोस्त, तो आज 1 फरवरी है, इस 2025 का फरवरी महीना भी भाई 28 दिनों का ही होने वाला है। 28 के बाद आपका 1 मार्च डायरेक्ट आने वाला है। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँगा आज का सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक प्रश्न को याद भी कर लिया होगा। आपका टारगेट यदि 2 मार्च है तो साथ ही। ओके, तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स अपना लिंक दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, या टारगेट विथ विवेक के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो साथ ही तिरंगा का लोगो लगा हुआ उसमें आप ऐड हो जाइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं और एक नए सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।